अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। साथ-साथ उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत प्यार देते हैं, बहुत एडवाइसेज़ भी मिलती हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली बात हम करेंगे जी सऊदी अरब की। जी हाँ, सऊदी अरब में जो बात की जा रही है आप लोग देख ही रहे हैं। सुबह से हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने भी या हबीबी करके जो है वो ट्वीट लगाई है और बात हो रही है कि जी सऊदी अरब में जो है अल्कोहल को जो है लीगल किया जा रहा है। खैर उस खबर को भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि लीगल वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में लीगल है ना कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान में तो उनको एक कोटे के हिसाब से कि मतलब इतनी बॉटल्स ले सकते हैं, इतने $1000 की ले सकते हैं करके उनको ड्रिंक्स जो हैं वो ले सकते हैं, यानी कि वो अल्कोहल ले सकते हैं। मगर बाकी इस्लामिक अगर कंट्रीज़ हैं तो वो नहीं ले सकती। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी अब ये कर दिया और उसकी वजह यही है कि वो कह रहे थे कि इल्लीगल तरीके से सेल हो रही थी। पाकिस्तान में भी लोग बार-बार कहते हैं कि अगर ड्रिंक्स को आप लीगल कर दें, तो ये जो इल्लीगल तरीके से लोग खरीदते हैं और पीते हैं, उससे बचा जाएगा और साथ-साथ लोग काफ़ी बड़ा टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। सऊदी अरब ने भी जी यही किया है। सऊदी अरब ने जो है वो लीगल कर दिया है ड्रिंक्स को और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक कोटे के हिसाब से वहाँ से ले सकेंगी ताकि जो चोरी छुपे और इस तरह से स्मगल हो के या किसी तरीके से पहले लोग खरीदते थे उससे बचा जा सके। पाकिस्तान में भी लोग ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं और इससे रोका नहीं जा सक रहा और ना ही रोक पा रही है गवर्नमेंट क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं आप अगर 70% समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं अगर 70 नहीं तो चले 50 समझ लीजिए अगर मैं कम भी कर दूं 50% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ड्रिंक करते हैं उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है जो गरीब है वो गांव में अपने विलेजेस में जो है वो कच्ची शराबें बना बनाकर पी के उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि इसको लीगल कर दें तो कम से कम लोगों की जानें बचाई जा सके इसलिए कि रोक तो पा रहे नहीं है और रोकेंगे कैसे जब बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं हमारे जितने भी लोग हैं चाहे हमारे फौजी जनरल्स हों या कोई हो ये सभी ड्रिंक करते हैं और हमारे यहाँ तो मौलाना भी बहुत ड्रिंक करते हैं और वो एक तो हमारे यहाँ मौलाना विस्की कहलाया करते थे मेरे ख्याल में मौलाना कौसर नियाजी जी हाँ वो तो खैर मौलाना विस्की उनको कहा जाता था और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं हमारी एजेंसी के हैं हमारे पॉलिटिशियंस हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं बिजनेस कम्युनिटी है हमारा मीडिया है और बहुत लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक की यानी कि पार्टीज तक होती हैं तो उसके ऊपर जी अगर लीगल कर देंगे तो कुछ टैक्स वैक्स मिल जाएगा वैसे तो खैर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ड्रिंक करनी चाहिए बिल्कुल हर वैसे तो हर रिलीजन में ही मना है लेकिन हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि जी इस्लाम में मना है और किसी भी नॉन मुस्लिम के नाम पे जो है वो एक परमिट लेटर जो है वो निकाल कर कह देते हैं कि जी ये ले सकते हैं इसके ऊपर मेरी बात हुई थी एक दो लोगों से जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के थे कुछ क्रिश्चियंस थे उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी मना है पता नहीं तुम लोग हमारे नाम से क्यों ड्रिंक लेके पी जाते हो तो ये एक अलग इशू पाकिस्तान में चल रहा होता है बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं और वहां पर बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं एक बार मैं गई थी तो वो आजाद कश्मीर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके वो भी वहां पे मौजूद थे बल्कि उन्हीं के घर में पार्टी थी और वो मुझे मुसलसल इंसिस्ट कर रहे थे जी आपने गिलास बना के देना है नहीं आपने गिलास बना के मैं कहा सर मुझे नहीं आता गिलास बनाने नहीं नहीं आपने गिलास बना के देना है लेकिन खैर वो दिन उस दिन तो किसी ना किसी तरीके से गॉड साहब ने बीच में पढ़ के मेरी जान छुड़ाई उनसे मगर ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत मॉडर्न हो जाते हैं कि कोई भी फीमेल आएगी इनके घर में पार्टी में या डिनर पे तो उसको इंसिस्ट करेंगे कि जी आप गिलास बना दें या आप ड्रिंक ले लें और वैसे जो है वो इस्लामिक कंट्री होने का चूरन जो है वो भी हम बेचते हैं बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी आरज़ू काज़मी तो अपनी कंट्री के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही होती है जी वो तो अपने रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही होती है तो ये अपनी नहीं हुई तो ये हमारी क्या होगी इस किस्म की बातें भी कुछ लोगों ने की हैं तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि अपने ऊपर क्रिटिसाइज करना सबसे मुश्किल काम होता है
آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنی کنٹری کو یا میرے جیسے لوگ, میرے جیسے جرنلسٹ, میرے جیسے ایکٹیوسٹ جو اپنی کنٹری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تاکہ ہماری کنٹری بھی کچھ تھوڑا سا دنیا میں اس کی بھی کوئی رسپیکٹ ہو اور ہم بھی آگے تھوڑا سا پروگریس کر سکیں, بجائے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے ہمارے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ جی یہ تو اپنی کنٹری کو کرٹیسائز کر رہے. اس کو کرٹیسائز کرنا نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستہ بتا رہے ہیں اپنی کنٹری کو کہ جی آپ لوگ یہ کام نہ کیجئے, اس سے ہمارا نام خراب ہو رہا ہے. اور یہی چیز میں ایز اے مسلم, میں جو اسلام میں اگر مجھے کوئی چیز غلط لگتی ہے, اسلام میں بھی نہیں کہنا چاہیے, ملاؤں میں مجھے غلط لگتی ہے, جو ملاؤں کا اسلام ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے, اس کے اوپر میں اگر کرٹیسائز کرتی ہوں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ریفارمز ہوں اور ہمارے جو ملا ہیں ان کو بھی تھوڑی سی عقل آئے اور تھوڑا پڑھے لکھوں جیسا بیہیو کریں. کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے, اسلامک کنٹریز میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہے, کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جو غلط پالیسیز بنائی گئی انہی کو لے کر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر میں بات کروں, یہاں پہ کئی فیکٹریز ایسی ہیں پاکستان میں جن کے پاس جو ہے پرمٹ ہے اور وہ یعنی کہ شراب بنا سکتے ہیں, الکوہل بنا سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ نان مسلمز کی فیکٹریز ہیں, مگر بات ساری یہ کہ کیونکہ وہ انلیگل طریقے سے بیچی جاتی ہے اور انلیگل طریقے سے منگائی جاتی ہے تو اس وجہ سے ٹیکس نہیں لگتا اور گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا نقصان فیس کرنا پڑتا ہے. یو اے ای دیکھ لیجئے, چاہے دبئی اور ہر جگہ پہ الکوہل مل جاتا ہے, اور کئی کنٹریز ہیں اسلامک کنٹریز ہیں جہاں پر ہے, تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں. اب سعودی عرب نے بھی لیگل کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس وغیرہ بھی لے پائیں گے, اس طرح سے چھپ چھپا کے بھی نہیں ہوگا. لیکن پاکستان میں ایک طرف تو ہم بڑا ڈھونگ کرتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ جی شراب پینا منع ہے اور یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے, میں خود یہی کہتی ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے جرنلزم میں کام شروع کیا تھا, میڈیا میں جب کام سٹارٹ کیا تھا, اس وقت میری مدر نے مجھے اگر کوئی ایک بات کہی تھی تو یہی کہ بیٹا دیکھو پارٹیز میں جاتی ہو جایا کرو لیکن کبھی بھی ڈرنک مت کرنا. میں نے ان کی بات کو بالکل پلو سے باندھ لیا تھا اور کبھی میں نے ڈرنک کرنا تو کیا میں اس کے پاس سے بھی نہیں گزری, ہاتھ بھی نہیں لگایا. لیکن بات ساری یہ کہ جو لوگ کرتے ہیں ڈرنک ان کی مرضی. میں نے بہت سے ایسے شریف لوگ بھی دیکھے ہیں جو ڈرنک کرتے ہیں اور اس کے بعد انتہا کے شریف ہیں, اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ڈرنک نہیں کرتے لیکن ان سے بڑا بدماش میں نے نہیں دیکھا. تو یہ خیر اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی ڈرنک کرتا ہے تو بہت برا ہے اور اگر کرتا ہے تو بہت نہیں کرتا تو بہت اچھا ہے. خیر وہ والی بات نہیں ہو رہی, لیکن بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کسی بھی پولیٹیشین کے چلے, بے شک وہ فاٹا کے ہی کیوں نہ ہو, فاٹا آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا کنزرویٹو ایریا ہے, کے پی کے بھی ایک بڑا کنزرویٹو ایریا ہے, تو وہاں پہ یعنی کہ ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ عورتیں منہ چھپا کے رہیں اور طالبانی ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن وہاں کے لوگ بھی ڈرنک کرتے ہیں, وہاں کے منسٹرز, وہاں کے پارلیمنٹیرینز, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈرنک کر رہے ہیں. تو جب پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر جی سعودی عرب کی طرح لیگل کر دیجئے. ہاں بس یہ کر دیجئے, کوٹا ہونا چاہیے. میں بلکہ ایک زمانے میں کہنا چاہیے 2012 یا 13 کی بات ہے, میں ایک پالش آئل کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور وہاں پہ جو ایم ڈی تھا وہ پالش تھا, اس کے پاس کارڈ ہوتا تھا, پرمٹ لیٹر یعنی سمجھے تھا, جس سے وہ اپنے لیے ڈرنک لے سکتا تھا. تو ہمارے میڈیا کے کچھ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ میرے پیچھے لگ گئے کہ جی اس سے کارڈ لے لو, اس سے بولو ہمیں ڈرنکس لے دے. یار جب آپ لوگ اتنا زیادہ آپ لوگوں میں کریز ہے اس چیز کا تو بھائی لیگلائز کرا لو. کیوں چھپ چھپ کے خریدتے ہو, کیوں چھپ چھپ کے پیتے ہو, کیوں دو چہرے لے کر گھومتے ہو. تو یہ چیز بہرحال نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان میں میرے خیال ہے یہ چیز مجھے تو ٹھیک نہیں لگتی اور لوگوں کو اس میں سے نکلنا ہوگا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف, اور اگلی نیوز ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی آج کل ہمارے پتہ نہیں ہمارے فوجیوں کو کیا ہو گیا ہے. سب سے پہلے جی بات کریں گے ہم ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب. جی ہاں, یہ بھی آج کل یونیورسٹیز اور کالجز کے چکر لگا رہے ہیں اور وہاں جا کے بھاشن دے رہے ہیں پولیٹیشنز کی طرح. ہمارے آرمی چیف صاحب بھی آج کل جو ہے وہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں سیاست دانوں کی طرح اسٹوڈنٹس کو گلے لگا کے جھپیاں ڈالتے دکھ رہے ہیں. اور پیچھے کاکڑ صاحب کو دیکھیں خوشی کہ ہمارے کاکڑ صاحب کا برا حال ہے. مجھے لگتا ہے اس پکچر کے بعد کاکڑ صاحب نے 2 الٹی کلابازیاں تو ضرور کھائی ہوں گی. لیکن بات ساری ہے کہ یہ سیاست یا سیاست دانوں جیسا بیہیو جو ہے یہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں آرمی چیف اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کا, کہ وہ جا کر وہاں پہ بھاشن دے رہے. بلکہ آرمی چیف کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جی جو باہر کے نیوز پیپرز ہوتے ہیں یعنی جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی جو ہے وہ $50 لاکھ دے کے
और अपना आर्टिकल प्रिंट करवा सकता है, मतलब $50 लाख। उनका कहना ये है कि इमरान खान का जो आर्टिकल लगा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इमरान खान ने $50 लाख दिए, मतलब हद हो गई। एक आर्टिकल प्रिंट करवाने के क्या इमरान खान $50 लाख देंगे? माना आजकल आपकी इमरान खान से नहीं बन रही, लेकिन सर थोड़ा तो मतलब फेंकते हुए कुछ तो सोचा करें ना, इतनी लंबी फेंक रहे हैं आप। तो बहरहाल इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। लोगों का कहना ये है कि जी जब आर्मी चीफ गए यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में और उनसे पूछा गया कि जी क्या आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं या करेंगे, तो उनका कहना ये था कि जी अगर हमें हमारी जरूरत पड़ी तो हम जी बिल्कुल करेंगे, और हमारा मुल्क है और हम इंटरफेयर कर सकते हैं अगर हमें ये लगा कि हुकूमत ठीक नहीं काम कर रही या मुल्क को हमारी जरूरत है। मुल्क को आपकी जरूरत है सर, लेकिन बॉर्डर पे जाके जो काम किया जाता है, जो सिक्योरिटी है, वो काम आप कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त एक बार फिर जो है खुल खुला के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर शुरू हो चुका है। और अब चाहे हमारे आर्मी हो चाहे हमारी एजेंसीज हो, खुल्लम खुल्ला जो है वो सामने आकर जो है पॉलिटिशियंस को गले भी लगा रही हैं और चपेड़े भी लगा रही हैं। तो अब इसका मतलब यही है कि एक बार फिर पाकिस्तान, एक बार फिर क्या, मेरे ख्याल है जो सिलसिला पीछे से चलता चला आ रहा है कि पाकिस्तान में को चलाने वाले एजेंसीज ही हैं, वो आप खुलखुला के सामने आ गए। पहले छुपके खेला जाता था, पहले कहा जाता था नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो बस सिक्योरिटी के साथ हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वरना क्या वजह, कौन सी कंट्री का हमने देखा, किसी और कंट्री में होता है ऐसा कि वहां के जी डीजी आईएसआई हो या आर्मी चीफ हो, जा जाके स्कूल कॉलेजेस में जो है इलेक्शन से पहले बातें कर रहे हो, इलेक्शन से पहले भाषण दे रहे हो। यहाँ पे ये इलेक्शन से पहले भाषण दे रहे हैं, इलेक्शन से पहले जा जाकर स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? क्या आर्मी और एजेंसीज जो है इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, जो जाकर इस तरीके से बिल्कुल टॉप के जो कहना चाहिए ऑफिसर्स हैं, वो जाकर ना सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर जो है $50 लाख या इसी तरह की कोई लंबी चौड़ी रकम बता के वो कह रहे हैं कि आर्टिकल लग सकता है। ये सब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर है जो कि हमारे सामने आने वाली है, और हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा अच्छी ना हो। यकीनन यहाँ से लोग परेशान हो, मजीद परेशान हो गए। इमरान रियाज खान जिनको कुछ टाइम पहले जो है वो एजेंसीज उठाकर ले गई थी और कई महीनों के बाद वो अपने घर वापस लौटे थे, उनसे बात भी सही से नहीं की जा रही थी। खैर मैं इमरान रियाज खान की कोई फैन नहीं हूँ और मुझे उनका वीलॉग और ये सब चीजें वैसे भी पसंद नहीं थी, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एक्टिविस्ट, मेरा ख्याल है कि उनके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। वो कहीं जी मेरे ख्याल है दुबई या कहीं जाने के लिए कोशिश कर रहे थे और एयरपोर्ट पे उनको रोक दिया गया। ये खबर भी आई है कि इमरान रियाज खान को जो है वो ट्रैवलिंग से रोक दिया गया और एयरपोर्ट पे ही उनसे जो है उनका टिकट विकट लेकर और कहा जी चलो जी तुझे घर जाओ, तुझे कहीं नहीं जा सकते। ये बात की गई है, तो इसके ऊपर भी यकीनन बहुत से लोगों को एतराज है और उनका कहना यही है कि इसका मतलब यही है कि यहाँ पर एक तरह का मार्शल लॉ चल रहा है, यानी कि छुप कर कह लीजिए या पीछे पर्दों के पीछे रहकर, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ ही चल रहा है। इस वक्त कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट हमें दिखाई नहीं देती। हम बात करेंगे शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब की अडयाला जेल में तबीयत खराब हुई है, नासाज हुई है, इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। जी हाँ, शेख रशीद साहब जिन्हें कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था, उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई है जिसकी वजह से उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अब हम दुआ करते हैं कि शेख साहब की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और इलेक्शन से पहले हम दोबारा उनको अपने हल्के में, यानी कि जो उनका इलेक्शन जहाँ से वो लड़ रहे हैं रावलपिंडी से, वहां पर हम उनको देख सकें और एक्टिविटीज में वो हिस्सा लेते दिखाई दें। एक बार फिर आर्मी चीफ आपके सामने है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी, मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तस्दीक करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अपने काम का छोड़ के सोशल मीडिया देखने लग गए और उनका ख्याल ये है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। और शायद यही वजह है कि आजकल पाकिस्तान में रोज शाम को 6 बजे से जो है इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 4 या 5 बजे जाकर इंटरनेट जो है वो ठीक होता है। अब ये सिलसिला कई महीने चलेगा, ये भी खैर बता दिया गया है पीटीए की तरफ से कि लोग परेशान ना हो या लोग ये ना समझें कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ये कई महीने चलने वाला सिलसिला है। अब
क्या पाकिस्तान चाइना बनने जा रहा है? खैर ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि चाइना नहीं बन सकता, बिकॉज पाकिस्तानी जो है वो और तरह के हैं, और यहाँ पर वो चाइना चाइना वाला सिस्टम आ नहीं सकता कि सोशल मीडिया और हर चीज जो है वो कंट्रोल हो। लेकिन आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट जो है ये यकीनन इस तरफ इशारा करता है कि अब अगर किसी ने सोशल मीडिया पर कोई बात की, अब अगर सोशल मीडिया के सॉरी, अब अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो जी उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको गायब भी किया जा सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। तो लोग अगर कुछ लिख रहे हैं तो मैं तो कहूंगी कि ढका छुपा के थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखें, इसलिए कि अपनी हिफाजत करना भी आप सबका फर्ज है। लेकिन हाँ, बोलना मत छोड़िए, इसलिए कि बोलते रहना होगा। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमें पाकिस्तान के लिए बात करती रहनी होगी, हमें यहाँ के लोगों के लिए, अपने लिए, अपने खुद के लिए, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान में रहते हैं, हमें यहाँ पर आवाज उठाते रहना होगा। हम आगे बढ़े और एक बार फिर आर्मी चीफ ही आपके सामने है और उनका कहना ये है कि वो जी वही जो स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने दो टोक बात की है, और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने इलेक्शन से पहले बात की है। बहुत से लोगों को इस पर एतराज है, बहुत से लोग इसको एक तरह से देख रहे हैं कि यकीनन कुछ तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट साथी ऐसे हैं, हमारे कोलीग्स ऐसे हैं जो वाह वाह कर रहे हैं और वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं। उनका कहना ये कि वाह जी वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आर्मी चीफ के, जा जाकर स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कैंपेन चलाने वाली जो हरकत की जा रही है उसको मैं यकीनन ये कहूंगी अपने उन तमाम मीडिया के साथियों से जो ये ट्वीट्स लगा रहे हैं और वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं, कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्या हो गया है आपको? मतलब वो जो मीडिया की आपने जो स्टडीज की थी, जो काम किया है आपने बरसों से, क्यों उसके ऊपर पानी फिरने पे तुले हुए हैं? आप लोगों का हरगिज ये काम नहीं है कि आप एजेंसीज और आर्मी के हर गलत काम को सही बताएं। मगर ये जरूर है कि आर्मी को अपने काम से काम रखना चाहिए। आपने देखा ही कि पहले ईरान से अटैक हुआ, उधर टीटीपी वाले अलग हमारी जो है बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बॉर्डर के तरफ ध्यान दें, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इस तरह के कामों में उलझें जो कि आर्मी का नहीं है। आगे हम बढ़े। इमरान खान, जावेद हाशमी जेल में रह चुके हैं, वो समझते हैं कि मेरे खिलाफ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। इमरान खान, जी हाँ, इमरान खान साहब का कहना ये, वो जावेद हाशमी साहब जो आजकल इमरान खान के बहुत सपोर्टर बने हुए हैं और इमरान खान के साथियों के लिए उन्होंने अपने अपना नाम भी जो है वो निकाल लिया है और उसमें से इलेक्शन लिस्ट में से, और उनका कहना ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि वो सीट वो दे देंगे इमरान खान के सपोर्टर्स को या इमरान खान की पार्टी के लोगों को। और उसी के ऊपर इमरान खान साहब का कहना ये कि जी जावेद हाशमी साहब जो कि जेल में भी रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि यकीनन ये सब कुछ जो हो रहा है वो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट कर रही है इमरान खान के खिलाफ। और क्योंकि जावेद हाशमी साहब खुद भी जेल में रह चुके हैं, जेल की चक्की उन्होंने भी पीस रखी है इमरान खान की तरह, कई बार वो बल्कि जेल जा चुके हैं, तो इस वजह से उनका शक या उनको एक अंदाजा जो वो दे रहे हैं इमरान खान के लिए, उनका ख्याल यही है कि यकीनन ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है। तो मगर बात सारी ये है कि ये तो बच्चा बच्चा जानता है, और थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया की वजह से अब बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि क्या कुछ चल रहा है और कौन कर रहा है, कौन पकड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, और कौन इलेक्शन करवा रहा है, कौन जितवा रहा है, कौन गवर्नमेंट गिरा रहा है, कौन गवर्नमेंट बना रहा है। हम तो खैर कहते कहते हमारा तो गला सूख गया, और उसके बाद बजाय इसके कि लोग इस बात को समझें, और बल्कि अब तो खैर बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ऐसे कैसे बोल देते हैं, ऐसे कैसे बात कर लेते हैं। तो जी अब बात करने का टाइम है। अब यही बात करते करते हमें कोई फिक्र नहीं है कि अगर हमें कुछ हो भी गया, लेकिन हमारे जैसे और बेशुमार लोग निकलेंगे जो बात करेंगे, जो पाकिस्तान को ठीक करने की बात करेंगे, पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है उसकी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जी ये चीजें जो है वो रुक सकें। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो आपको, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही मिल जाएगी। यहाँ से मैं चलती हूँ और उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।